नमस्कार दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में फीडबैक तक पढ़ा था। अब उसके आगे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट उपखंड है शिक्षण की विशेषताएं। ठीक, हालांकि ध्यान दीजिएगा कि ये शिक्षण की विशेषताएं हम अलग से भी पढ़ेंगे, क्योंकि भाग 3 में हमारे ये साफ साफ दिया हुआ है, तो हम वहाँ पर इसको और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। पर यहाँ पर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो अवधारणा के अंतर्गत आएगा, इसीलिए हमको दोनों जगह पर पढ़ना आवश्यक है। पहला लिखा हुआ है उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, पर्पसफुल एक्टिविटी। तो लिखा हुआ है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के विकास में योगदान करना है। मतलब कि यदि किसी विद्यार्थी के किसी भी क्षेत्र को हमको विकसित करना है तो हमको क्या करने पड़ेगा, उसे उद्देश्यपूर्ण शिक्षा प्रदान करनी पड़ेगी। ठीक है। अब उद्देश्यपूर्ण शिक्षा कैसे प्राप्त होगी, इसका मतलब ये होता है कि यदि कोई छात्र है तो हमें उसे कोई पर्पस देना पड़ेगा, उसे ये समझाना पड़ेगा कि बच्चों तुम किस लिए पढ़ रहे हो, तुम आगे चल कर के भविष्य में क्या बनने वाले हो। इस तरह के पर्पस उसके सामने रखने पड़ेंगे, वो बच्चा चूज़ करेगा तो उससे खुद भी उसे एक पर्पस मिल जाएगा कि उसे क्या करना है। ठीक है। नेक्स्ट है गत्यात्मक डायनामिक्स नेचर। लिखा हुआ है शिक्षण स्थिर नहीं है, यह विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और समाज के परिवर्तन के अनुसार बदलता रहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इससे कई बार सवाल बने हुए हैं। तो लिखा हुआ है विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और समाज के परिवर्तन के अनुसार बदलता रहता है। क्या बदलता रहता है? शिक्षण। देखिए तभी क्या है, गतिशील होती है, वो कहीं पर भी रुकती नहीं है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी कोरोना काल लगा हुआ था, कोविड-19 महामारी के दौरान, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि एजुकेशन पूरी तरीके से रुक गया था, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन ने क्रांति ला दी। तो मतलब वो गतिशील है, शिक्षा को कभी कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है। बस हमें नए नए तरीके अपनाने पड़ते हैं। तो ये क्या होती है, जो शिक्षण होती है, शिक्षण पद्धति होती है, वो गत्यात्मक होती है। नेक्स्ट है संचार आधारित, कम्युनिकेशन बेस्ड। शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी संवाद पर निर्भर करती है। ध्यान दीजिएगा कि जो शिक्षक और शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी होता है, इन दोनों के बीच में प्रभावी संवाद बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब शिक्षक और छात्र एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं तो उन दोनों के बीच में प्रत्यक्ष वार्तालाप इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है। तभी वहाँ पर जो संवाद होता है उसका कोई अर्थ निकल करके आता है। इसके जगह पर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो संचार आधारित शिक्षण होता है उसमें शिक्षक और शिक्षण। चलिए नेक्स्ट है सहभागिता, इंटरेक्टिव या इंटरेक्शन भी बोलते हैं इसको हम। इसमें क्या लिखा हुआ है, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच पारस्परिक सहभागिता। मतलब चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अनुकूलनशीलता। ध्यान दीजिएगा, अनुकूलनशीलता और जो हमने ये गत्यात्मकता पढ़ा हुआ है, इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। लिखा हुआ है शिक्षण विद्यार्थी की विभिन्न आवश्यकताओं और सीखने की शैली के अनुसार ढल सकता है। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि यदि कोई विद्यार्थी जिस प्रकार की शिक्षण शैली को समझता है उस शैली को ही टीचर पढ़ाएगा। मतलब ये हुआ कि यदि विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा है तो शिक्षण की शैली को परिवर्तित करना होगा, क्योंकि शिक्षण का उद्देश्य ही है शिक्षा देना। तो यदि विद्यार्थी को उस शैली से समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर्स का कर्तव्य होता है कि वो उस शैली को चेंज करे और बच्चों को समझाने में मदद कर दे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आज लिखा हुआ है हमारा सबटाइटल है शिक्षण के स्तर। इस शिक्षण के स्तर को भी हम आगे नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, पर यहाँ पर भी थोड़ा सा पढ़ना इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है स्मृति स्तर। स्मृति स्तर का सीधा सा मतलब है, एक शब्द में समझ लीजिए, मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल यानी कि बच्चों का जो माइंड है, ठीक है, उसको हमको इस तरीके से सेट करना है कि वो जितने भी फैक्ट्स हों, परिभाषाएं हों और जितने भी इंफॉर्मेशन हो, सबको हमको याद कराना है उसे। अब जैसे LKG UKG और फर्स्ट क्लास, यहाँ पर बच्चों को क्या फैक्ट्स याद कराए जाते थे। फैक्ट्स जैसे कि एग्जाम्पल आप सभी ने पढ़ा हुआ है तो याद ही होगा, जैसे टेबल याद कराई जाती थी, 12 खड़ी याद कराई जाती थी बच्चों को। ठीक है। और फ्रूट्स के नाम याद कराए जाते थे। जस्ट लाइक वैसे ही उनकी मेमोरी को हम तभी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जब वहाँ पर हम फैक्ट्स को डालेंगे। ठीक है।
फिर नेक्स्ट है समझ स्तर। समझ स्तर को विकसित करने के लिए हमें बच्चों को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स देना होता है। पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स दी जाएंगी वो बच्चों को पता नहीं होगी, यानी कि क्विज के माध्यम से किसी भी प्रकार का कोई क्विज होगा, हम उसमें बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करेंगे, बच्चा पार्टिसिपेट करेगा और अपनी समझ के स्तर को विकसित करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं पेज पर पलट लेता हूँ। तीसरा स्तर है अनुप्रयोग स्तर। यहाँ लिखा हुआ है शिक्षार्थी सीखे हुए ज्ञान को व्यवहारिक स्थितियों में लागू करना सीखता है, जिससे समस्या का समाधान होता है और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। अब पहला स्तर था हमारा मेमोरी लेवल, दूसरा स्तर था हमारा समझ स्तर। इन दोनों को मिला करके तीसरे स्तर में पहुंच जाता है। इस अनुप्रयोग स्तर को ध्यान दीजिएगा विचारात्मक स्तर भी बोला जाता है। मतलब बच्चा इतना मैच्योर हो चुका है कि वो किसी भी समस्या को हल करने के लिए योग्य हो गया है। ठीक है, यहाँ पर अब उसे जानबूझकर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स दी जाएंगी, यानी कि केस स्टडी दी जाएगी और वहाँ पर बच्चा उसे क्या करेगा, सॉल्व करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती हैं शिक्षण की पद्धतियाँ, मेथड्स ऑफ टीचिंग। यहाँ पर हमको क्या करना है, पहला लिखा हुआ है पारंपरिक पद्धतियाँ। ध्यान दीजिएगा, ये शिक्षण की पद्धतियाँ हमें अलग से अपने 5th भाग में देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पारंपरिक पद्धतियाँ, व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, लेक्चर के माध्यम से, जैसे मैं आपको लेक्चर दे करके अभी समझा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा हो गया पाठ्य पुस्तक विधि, मतलब जो टेक्स्ट बुक होगी, कोई भी रेफरेंस बुक उठा लीजिए, वहाँ से जो भी टीचर पढ़ाते होंगे वो कौन सा हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक विधि। इसका यूज़ सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया जाता है, स्कूलों में किया जाता है। दूसरा है आधुनिक विधियाँ। आधुनिक विधियों में 3 विधियाँ सबसे महत्वपूर्ण हैं, इसके अलावा बहुत सारी विधियाँ हैं, लेकिन यहाँ 3 महत्वपूर्ण मैंने लिख रखी हैं जो हमारे सिलेबस के अनुसार इम्पॉर्टेंट है। ई लर्निंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, मतलब कहीं पर भी फेसबुक में, व्हाट्सएप में, कहीं पर भी आप कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई भी ज्ञान आपको कहीं पर मिल जाता है। ठीक है, किसी भी पोस्ट के माध्यम से, वो ई लर्निंग है। व्हाट्सएप में कोई स्टेटस लगा दिया, सुबह सुबह सुविचार जो मिलते रहते हैं हमको, वो भी ई लर्निंग है। ठीक है, तो ई लर्निंग आप समझिए इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से, ईमेल्स के द्वारा भी हमें हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। फिर है ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इससे पिछले नहीं, मतलब कि 2022 के नेट में, जो कि दिसंबर में हुआ था, वहाँ पर पूछा गया था एक क्वेश्चन ब्लेंडेड लर्निंग से। तो ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब ही होता है, यहाँ पर बहुमुखी शिक्षण पद्धति का यूज़ किया गया है। बहुमुखी का मतलब होता है हमको ऑनलाइन एजुकेशन, ट्रेडिशनल एजुकेशंस। ठीक है, मतलब कि पारंपरिक विधि का भी यूज़ करना है, ऑनलाइन विधि का भी यूज़ करना है, इन दोनों का मिक्सचर हो जाएगा हमारा ब्लेंडेड लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी समस्या आधारित शिक्षण। समस्या आधारित शिक्षण का मतलब होता है, जो मैंने आपको बताया था, बच्चों को एक क्या दी जाएगी, प्रॉब्लम दी जाएगी और उस प्रॉब्लम को बच्चा खुद सॉल्व करेगा। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की मदद उसे नहीं की जाएगी, बस गाइडलाइंस शिक्षक के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। लास्ट में हम आ जाते हैं निष्कर्ष में। कुछ मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं जो भी लाइन्स को, उसमें आप गौर कीजिएगा। लिखा हुआ है शिक्षण एक कला और विज्ञान है जिसका प्रमुख उद्देश्य व्यक्तियों और समाज के समग्र विकास में योगदान करना है। शिक्षण कला कैसे है, कला ऐसे है कि जैसे मेरे पढ़ाने की कला कुछ और है, किसी और टीचर की पढ़ाने की कला कुछ और है। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी कला होती है। दूसरा है विज्ञान। विज्ञान कैसे है, जैसे रिसर्च, हमारे साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं लेबोरेटरीज़ में और उसके बाद कुछ परिणाम देते हैं, वैसे ही शिक्षक रिसर्च करते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। ठीक है, और उन्हें बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अब इन दोनों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि व्यक्ति को समाज में क्या कर सकें, हम ऐसा बना दें कि वो समग्र विकास में योगदान कर सके। यह शिक्षार्थियों को न केवल अकादमिक ज्ञान प्रदान करता है बल्कि उसे जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाने के लिए प्रेरित करता है। सीधे सीधे लिखा हुआ है कि ना केवल उसे एकेडमिक एजुकेशन मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, मतलब कि किताबी ज्ञान मिलता है, बल्कि उसे एक समाज का जिम्मेदार नागरिक भी बना रहा है और जागरूक नागरिक बना रहा है, अपने अधिकारों के प्रति उसे जागरूक कर रहा है। तो दोस्तों, ये लेक्चर हमारे यहीं पर समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपकी कोई भी समस्या हो, कंप्लेंट्स हो, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, हम वहाँ पर देख लेंगे। चलिए, धन्यवाद।